नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। एमपी पटवारी, एमपी एसआई और एमपी फॉरेस्ट गार्ड की आपकी क्लासें लगातार चल रही है हिंदी की। इसमें एमसीक्यू बेस्ड हमारी सीरीज चल रही है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है समास और उसकी आज तीसरी क्लास है। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, ये हमारी टॉप एमसीक्यू की तीसरी क्लास चल रही है, वन रक्षक, पटवारी और एमपीएसआई की। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमने किया है। उसके अलावा आपको एक और जानकारी दे दें कि आप इसका फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा लिंक के थ्रू भी आप जा सकते हैं और डायरेक्ट यदि आप सर्च करें तो एडी एजुकेशन के नाम से आप हमारे टेलीग्राम को सर्च कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पिछली जो 2 क्लास हुई है आपकी समाज की, उसकी 40 प्रश्नों की पीडीएफ जो है हमने अपलोड कर दी है, तो आप वहां से जाकर वो फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न क्या है हमारा, संधि वर्णों के स्तर पर घटित होती है। ठीक है, जो संधि होती है वो वर्णों के स्तर पर घटित होती है, जबकि समास किस स्तर पर घटित होता है आपको बताना है। तो वाक्य पूर्ण करने के लिए उचित विकल्प का आपको चयन करना है, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, पहला जो प्रश्न है उसके 4 ऑप्शन है। उसमें से पहले ऑप्शन की यदि हम बात करें तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि कहावतों एवं मुहावरों में दिखाई देता है। ठीक है, समास कहावतों एवं मुहावरों में दिखाई देता है, या फिर मात्राओं के स्तर पर घटित होता है, या फिर वाक्य के स्तर पर घटित होता है, या फिर शब्दों के स्तर पर घटित होता है। ठीक है, तो आप यदि समास को सही पहचानते हैं, आपने क्लासें लगातार ली है या पहले से समास कहीं आपने बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से पढ़ा है, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न एक बार और पढ़ते हैं कि संधि वर्णों के स्तर पर घटित होती है, जबकि समास किस स्तर पर घटित होता है। तो समास की सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। ठीक है, और वर्ण यदि हम संधि की बात करें तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो आप इस पर ध्यान दें शब्दों पर कि 2 वर्णों का मेल, 2 वर्णों का मेल संधि कहलाता है और 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। तो संधि वर्णों के स्तर पर घटित होती है, जबकि समास शब्दों के स्तर पर घटित होता है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। तो जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथे वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, वही हमारा सही आंसर होगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है, पिछली जो आपकी परीक्षा हुई उसमें। तो संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है। इसके ऑप्शन देखेंगे तो पहला जो ऑप्शन रहेगा वो है संबंध सूचक अव्यय, दूसरा है विस्मयादि बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, या क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर आपको परिभाषा से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि यदि आपने परिभाषा पढ़ी हो कि संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है, तो ना तो विस्मयादि बोधक कहलाता है, ना समुच्चय बोधक कहलाता है और ना ही क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, तो ये भी नहीं कहलाता है। वो कहलाता है संबंध जोड़ने वाला, कहलाता है संबंध सूचक अव्यय, यानी कि पहले वाला जो ऑप्शन है उसी के साथ हम जाएंगे, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम के बाद ही संबंध सूचक अव्यय का हम प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने वाला शब्द संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। पहला वाला जो ऑप्शन होगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, किस समास में 2 पदों को मिलाते समय, ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका पहला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, देखते हैं कि बहुब्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन है द्विगु समास, तीसरा है अव्ययी भाव समास और चौथा है द्वंद्व समास। तो ऐसा कौन सा समास है वो आपको बताना है जिसमें 2 पदों को मिलाते समय योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण हम देखें तो आप इसका आंसर बता पाएंगे, माता पिता। ठीक है, रात दिन क्या हो जाएगा, रात दिन। सुबह शाम, सुबह शाम। ठीक है, इस प्रकार आपके ये जो उदाहरण हमने दिए हैं ये किस समास के उदाहरण है, तो इस प्रश्न का आप आंसर दे पाएंगे। तो ये बीच में जो लगा हुआ है इसको क्या कहेंगे हम,
इसको कहेंगे योजक चिन्ह। ये आपके क्या है, ये है योजक चिन्ह। ये योजक चिन्ह है आपके जो बीच में लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा जो इसमें सही आंसर होगा वो क्या होगा, ना तो बहुब्रीही होगा, ना ही द्विगु होगा क्योंकि द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है, ना ही अव्ययी भाव होगा क्योंकि इसमें पहला पद ना तो आपका अव्यय है, ना उपसर्ग है, ना पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं, और द्वंद्व समास इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि योजक चिन्ह हमसे पूछा है और वो आता है द्वंद्व समास के अंतर्गत। तो जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाथों हाथ में निम्न में से कौन सा समास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आपके पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है ये आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन पर। ठीक है, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करना ना भूलें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो हाथों हाथ में निम्न में से कौन सा समास होगा, तो ना तो अव्ययी भाव होगा, ना द्वंद्व होगा, ना बहुब्रीही होगा, ना तत्पुरुष होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो हाथों हाथ में निम्न में से कौन सा समास होगा। ठीक है, तो अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीही और तत्पुरुष। तो इसका ना तो द्वंद्व हो जाएगा आपका, ना बहुब्रीही होगा, ना ही तत्पुरुष होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ अर्थात हाथ ही हाथ में। ठीक है, तो यहाँ पर अव्यय आ रहा है आपका, तो ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। जैसे भरपेट, तो पेट भरकर। ठीक है, आजन्म यानी जन्म से लेकर, तो ये सब आपके जो हैं अव्ययी भाव के अंतर्गत आते हैं। तो हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में, ये आपका कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा उसी के साथ हम जाएंगे, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौमासा में निम्न में से कौन सा समास होगा। चौमासा शब्द जो है यह हमारा सामासिक पद है, इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। इसमें हमारा कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीही या द्विगु समास। तो चौमासा शब्द, चौमासा का यदि समास विग्रह करें हम या सामासिक विग्रह करें, तो हमारा जो चौमासा है वो सामासिक पद है। यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो वो हमारा समास विग्रह कहलाता है या सामासिक विग्रह कहलाता है। तो चौमासा का समास विग्रह करेंगे तो चौमासा अर्थात 4 माहों का समूह, 4 माहों का समूह या 4 मासों का समूह, ये इसका समास विग्रह होगा। तो आपका 4 मासों का समूह या 4 माहों का समूह, माह यानी महीने, ठीक है, उनका समूह। तो यहाँ पर आपका प्रथम पद इसमें संख्यावाची विशेषण है, तो आप इसको देखते से ही पहचान लेंगे, ना तो कर्मधारय होगा, ना ही आपका जो होगा द्वंद्व होगा, और ना ही बहुब्रीही होगा, ये होगा द्विगु समास। जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, रामानुज का समास विग्रह निम्न में से कौन सा है। ठीक है, जो रामानुज शब्द दिया है आपको, इसका समास विग्रह करके बताना है कि कौन सा समास विग्रह होगा। 4 ऑप्शन सामासिक विग्रह करके आपको दिए हुए हैं, उनमें से जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो रामानुज एक नाम है, रामनुज इसका समास विग्रह होगा, या फिर राम का अनुज समास विग्रह होगा, या राम की बहन समास विग्रह होगा। तो आप यदि रामानुज का समास विग्रह करेंगे तो एक नाम, पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। रामनुज नहीं होता है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। रामानुज अर्थात राम का अनुज, इसका जो समास विग्रह करेंगे हम तो राम का अनुज आएगा। तो तीसरे वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। राम की बहन जो चौथा वाला ऑप्शन है वो भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृगनयन का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा। जो आपकी पिछली क्लास थी समास की, उसमें आपको समास का नाम बताना था और समास विग्रह भी करना था। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपको समास विग्रह करके दे देंगे, सही समास विग्रह आपको बताना है। तो मृगनयन का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। नयन रूपी मृग, नयन है जो मृग, नयन के समान मृग, या मृग रूपी नयन। तो नयन रूपी मृग ये तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि नयन रूपी मृग यानी हिरण ये नहीं हो सकता। उसके अलावा नयन है जो मृग ये भी नहीं होगा, और नयन के समान मृग, नयन यानी आंख के समान हिरण ये भी नहीं हो सकता। मृग रूपी नयन जो होगा इसका सही आंसर होगा। मृग नयन का जो सही समास विग्रह होगा वो हो जाएगा मृग रूपी नयन, यानी हिरण के समान नयन यानी आंख। नयन के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, तो लोचन, नेत्र, आंख, ये सब, चक्षु, ये सब आपके नयन के यानी नेत्र के पर्यायवाची होते हैं। तो जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जल पिपासु का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है।
जल को पीने की इच्छा न रखने वाला, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है जल को पीने की इच्छा रखने वाला। तीसरा है जल को पीने की इच्छा रखने वाला। और चौथा है जाल को पीने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है उसको ध्यान से पढ़ना है। जल को पाने की इच्छा रखने वाला है तो ये आपका गलत हो जाएगा। जाल को पीने की इच्छा रखने वाला ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बचा कौन सा, पहला और दूसरा। तो जल को पीने की इच्छा न रखने वाला ये भी गलत हो जाएगा। जल पिपासु कहलाता है जल को पीने की इच्छा रखने वाला जल पिपासु कहलाता है। दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। तन मन धन का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और इसमें समास का नाम भी आपको बताना है। फिलहाल पूछा नहीं है लेकिन इसमें आपको बताना है। तो तन मन धन का समास विग्रह करेंगे हम या सामासिक विग्रह करेंगे तो तन मन और धन, तन मन और घान, तन मान और धन, तान मन और धन। तो ये अशुद्ध है आपके, चौथा वाला ऑप्शन, तो ये गलत हो जाएगा। तन मान और धन तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी अशुद्ध है। तन मन और घान ये भी गलत हो जाएगा, ये भी अशुद्ध है। तो इसका ऑप्शन आप तुरंत लगा देंगे, जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही वही शुद्ध है इसका, कि तन मन और धन। और इसका जो समास विग्रह होता है तन मन धन का, तन मन और धन, इस प्रकार इसका समास विग्रह होता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर ये आ जाता है आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत। तन मन और धन द्वंद्व समास होगा इसमें। तो आपसे फिलहाल सिर्फ समास विग्रह पूछा है तो इसका पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही आंसर आपको लगाना है। अगला प्रश्न है, सेठ साहूकार का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? सेठ का साहूकार, सेठ में साहूकार, सेठ और साहूकार, या सेठ जैसा साहूकार। ठीक है, तो सेठ का साहूकार ये क्या होता है? ये कुछ भी नहीं होता। सेठ में साहूकार ये भी कुछ नहीं होता। और सेठ जैसा साहूकार ये भी नहीं होता। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेठ साहूकार, तो सेठ और साहूकार ये योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, तो समास विग्रह करेंगे तो और का प्रयोग होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कौन सा समास होगा आपका? द्वंद्व समास होगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चिड़ी मार का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? बेवकूफ, चिड़ियों को पालने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, या चिड़ियों को खाने वाला। तो चिड़ियों को खाने वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बेवकूफ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, चिड़ियों को पालने वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि चिड़ी मार स्पष्ट दे रखा है। इसका समास विग्रह करेंगे तो चिड़ियों को मारने वाला, यही आपका सही समास विग्रह होगा। यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईश्वर दत्त का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है आपको बताना है। तो ईश्वर दत्त एक नाम है, या ईश्वर द्वारा किया हुआ, या ईश्वर द्वारा लिया हुआ, या ईश्वर द्वारा दिया हुआ। तो दत्त, ईश्वर दत्त यानी ईश्वर द्वारा दिया हुआ। ठीक है, तो ईश्वर दत्त होता है वो, चौथा वाला ऑप्शन रहेगा हमारा जो सही आंसर रहेगा, कि ईश्वर दत्त यानी ईश्वर द्वारा दिया हुआ। जैसे हम कहते हैं ना प्रकृति प्रदत्त यानी प्रकृति द्वारा दिया हुआ, तो यहाँ ऐसा ही पूछा है आपसे, ईश्वर दत्त यानी ईश्वर द्वारा दिया हुआ। तो तीसरा, दूसरा और पहला तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, एकमात्र चौथा ऑप्शन बचेगा, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए, ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, राधा कृष्ण में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु और कर्मकारक। ठीक है, तो आपका कर्मकारक तो कोई समास नहीं होता, ऑप्शन चौथा वैसे ही हट जाएगा। उसके अलावा बचा है यहाँ पर अव्ययी भाव, तो राधा कृष्ण के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग है और अव्यय यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो अव्ययी भाव भी हट जाएगा। प्रथम पद संख्यावाची नहीं है तो द्विगु समास भी हट जाएगा। एकमात्र ऑप्शन बचेगा द्वंद्व समास। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो राधा और कृष्ण अर्थात राधा कृष्ण, जैसे हमने किया था सुबह शाम, तो सुबह और शाम, तो द्वंद्व समास इसके अंतर्गत आएगा राधा कृष्ण में। दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा सही आंसर होगा इस प्रश्न का। देखते से ही आप ऑप्शन इसके लगा पाएंगे यदि आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, लंकापति शब्द में कौन सा समास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें 100% गलती होती है। यदि यहाँ पर तत्पुरुष समास डाल दिया जाए तो ये आप तत्पुरुष समास इसके अंतर्गत लगा के आएंगे ऑप्शन, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लंकापति शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु, क्योंकि द्विगु नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची नहीं है। कर्मधारय भी नहीं होगा और ना ही अव्ययी भाव होगा, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तो लंकापति का समास विग्रह करेंगे तो लंकापति किसे कहते हैं आपको बताना है। तो लंकापति हम सुनते आए हैं कि लंकापति रावण को कहते हैं, रावण लंकापति कहलाता है। ठीक है, तो लंकापति यानी लंका का पति अर्थात कौन हो गया? रावण।
तो यहाँ पर ना तो प्रथम पद प्रधान है ना द्वितीय पद प्रधान है, बल्कि अन्य ही कोई तीसरा पद प्रधान हो गया, जैसे लंकापति अर्थात रावण। तो तीसरा ही कोई अर्थ निकल रहा है, तो बहुब्रीहि समास होगा। जैसे हम देखते हैं कि नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, तो यहाँ पर भी तीसरा ही कोई अर्थ निकल रहा है। लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, ठीक है। वीणा पाणी, ठीक है, वीणा है पानी में जिसके अर्थात मां सरस्वती, ये भी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। पाणी यानी हाथ, तो वीणा है हाथ में जिसके, वीणा किसके हाथ में होती है, मां सरस्वती के हाथ में। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा ही अर्थ निकल जाता है वहां आपका बहुब्रीहि समास होता है, पिछली क्लास में भी आपको बताया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा, उसी के साथ हम जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न, किस समास के पूर्व पद उत्तर पद में क्रमशः विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, यह आपको बताना है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो द्विगु समास में नहीं होता क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची होता है, यहाँ पर द्वंद्व समास में भी नहीं होता, ना ही आपका अव्ययी भाव समास में होता है। कर्मधारय समास इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है। उपमान का उपमेय से संबंध होता है यहाँ पर, तो आपका कर्मधारय समास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है महात्मा का समास है, यानी महात्मा में कौन सा समास है, तो महात्मा अर्थात महान है जो आत्मा। तो यहाँ पर आपका ना तो आपका बहुब्रीहि होगा, ना ही तत्पुरुष होगा, ना ही द्वंद्व होगा, या कर्मधारय जो है वो आपका सही आंसर होगा। अब इसमें बहुत जगह आपको बहुब्रीहि भी आंसर दे रखा है कि महात्मा किसे कहते हैं, तो महात्मा गांधी को कहते हैं, महात्मा बुद्ध को कहते हैं। तो इस प्रकार दो तीन अलग अलग व्यक्तियों को महात्मा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऐसा प्रश्न व्यापम नहीं पूछेगा जो कंफ्यूज हो सके, और अगर पूछ भी लिया तो आपको दोनों ऑप्शन देगा, जिस प्रकार यहाँ दिखाई दे रहे बहुब्रीहि और कर्मधारय। तो आपको कर्मधारय को प्रायोरिटी देनी, प्राथमिकता देनी, दूसरा वाला ऑप्शन जो है वही लगा के आना है कि महान है जो आत्मा महात्मा, तो कर्मधारय समास इसके अंतर्गत होगा। अगला प्रश्न है नीति निपुण में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या द्विगु। तो ऑप्शन आप देखते से ही हटा देंगे, द्विगु तो नहीं होगा, ना ही आपका कौन सा होगा नीति निपुण। यहाँ पर योजक चिन्ह है अर्थात आपको द्वंद्व समास नहीं लगाना है, क्योंकि योजक चिन्ह हमने आपको बताया था अव्ययी भाव के अंतर्गत भी योजक चिन्ह के सामासिक पद आपको मिल जाएंगे, तो आपको आंसर अब उसका द्वंद्व नहीं लगाना है, इसका हमको समास विग्रह करके देखना है और आंसर पता कर लेना है। तो नीति निपुण अर्थात नीति में निपुण, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास कारकों पर चलता है और में कारक आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, तो तत्पुरुष समास होगा, ना कि बहुब्रीहि, द्वंद्व और द्विगु। नीति में निपुण, ठीक है, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होगा। इसका समास विग्रह आप ऐसे कर लेंगे कि नीति और निपुण, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, नीति और निपुण ये कोई अर्थ होता है क्या, नीति में निपुण, ठीक है। तो ये इसका सही व्यवस्थित अर्थ होता है, तत्पुरुष समास इसका सही आंसर हो जाएगा, जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा उसी के साथ हम जाएंगे, वही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है देशभक्ति में समास निर्दिष्ट कीजिए, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि, द्विगु या कर्मधारय। तो देशभक्ति यानी देश की भक्ति, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, देखते से ही आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, दूसरा तीसरा चौथा, पहला वाला जो रहेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, देश की भक्ति अर्थात देशभक्ति। अगला प्रश्न है निम्न में से रात दिन में कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर रात और दिन द्वंद्व समास होगा। यहाँ पर आपके जो शब्द है सामासिक पद दे रखा है रात और दिन, तो रात दिन विलोम है, तो विलोम पद हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तीसरा चौथा और पहला तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, दूसरा ऑप्शन जो रहेगा वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि रात दिन में रात और दिन, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा, रात और दिन, ठीक है, तो हमारा इसमें द्वंद्व समास होगा। अगला और आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, राजपुरुष में समास होगा, तो राजपुरुष राजा का पुरुष बराबर होता है राजपुरुष, तो कर्मधारय तो नहीं होगा, का इसमें विभक्ति चिन्ह आ रहा है, अर्थात आपको विभक्ति चिन्ह किसमें आते हैं, तो तत्पुरुष समास में राजा का पुरुष तत्पुरुष समास इसका सही आंसर होगा, ना ही द्विगु होगा ना ही द्वंद्व होगा। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का कि राजा का पुरुष, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा राजपुरुष सामासिक पद का। तो तत्पुरुष समास के साथ हम जाएंगे, वही हमारा सही आंसर होगा। तो ये आज क्या आपके 20 प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसी के साथ आपके 60 प्रश्न हो चुके हैं अभी तक की क्लास में, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। अगली क्लास में अगले 20 प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।